मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं संभव लॉ की फास्ट ट्रैक सीरीज के अंदर, जहां पे हम लोग कवर करते हैं लॉ की सब्जेक्ट्स को ना इतना तेजी से कि आपका पढ़ाई का जो गाड़ी है वो अपनी हाईवे से ही डिरेल हो जाए, और ना मैं इतना धीरे कवर करूंगा कि जो सड़क के किनारे गौ माता बैठी होती है ना, जो एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन देती है जुगाली करते हुए, उसकी तरह बोर होकर वीडियो बंद कर दो। हम लोग चीजों को कवर करेंगे डिटेल में भी, फास्ट तरीके से भी, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका छूटे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं बता दूं आपको मैं डिस्कस क्या करने वाला हूं। मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो कि हम लोग का पार्ट 3 का पहला वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो में निकालूंगा जो कि सेकंड पार्ट होगा, जो कि पार्ट 3 को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अब चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आर्टिकल 12 होता क्या है, कैसे वर्क करता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, बाकी बातें करते हैं। देखिए, आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जो कि हर जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, या फिर कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी जो आपके फॉरेनर्स होते हैं उनको भी मिले होते हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू लाइफ हो गया। ऐसे अधिकारों को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और हम लोग इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराते हैं स्टेट के अगेंस्ट में। लेकिन सवाल ये आता है कि जो स्टेट है ना, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसका आंसर हमें मिलता है आर्टिकल 12 के अंदर, जो कि बताता है द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। भारत के अंदर स्टेट एग्जैक्टली होता क्या है। अब इसके अंदर देखिए 4 चीजें आती हैं, जिसमें से कि 2 चीजें और तीसरी चीज भी काफी आसान है समझना। पहला होता है आपका गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सिंपल एज दैट। उसके बाद गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है इलेक्टेड वाली, और उसके साथ में जो आपकी विधानसभा, विधान परिषद, वो हो गया। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है आपकी लोकल लोकल अथॉरिटीज, जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है, या फिर इन कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब भारत की सीमा के अंदर है, या फिर भारत की गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर बॉडी को कंट्रोल करती है, तो वो लोकल अथॉरिटी के अंदर आएगी। अब लोकल अथॉरिटी की जब मैं बात करता हूं, तो इसकी जो डेफिनेशन जो होती है ना, पहले हम लोग बात करें अथॉरिटी के अगर, तो अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी होती है एक ऐसी बॉडी जिसके पास ताकत होती है, पावर होती है, कोई भी लॉ, ऑर्डर, रेगुलेशन, बाय लॉज, अपना रेगुलेशंस जो उसमें होते हैं वो बनाने की। और फिर मैं बात करता हूं लोकल अथॉरिटी की, तो लोकल अथॉरिटी डिफाइंड होती है सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर। इसके अंदर बोला गया कि जो आपके अथॉरिटीज है ना, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज में हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, मतलब जो हमारी सिटी है और जो हमारे गांव है, इनके अंदर जो आपके बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं ना, ग्राम पंचायत, ये वो दुनिया भर का उनकी बात हो रही है। फिर पंचायत में भी देखिए जिला पंचायत, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, इस तरीके की जो बॉडीज होती है ना, वो आपकी लोकल अथॉरिटी के अंदर आती है। लेकिन बवाल चालू होता है आपका अदर अथॉरिटीज के साथ, कि जो अदर अथॉरिटीज है ना आपकी, इसको लेकर एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अब एक एक करके चलिए उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि अगर आप लोग बात करते हैं कि अदर अथॉरिटीज के लिए पहला केस जो भारत में था वो कौन सा आया था डेफिनेशन को लेकर, तो वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई का। अब यहाँ पे भाई जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया तो उन्होंने कहा भाई देखो सीधा सीधा है, अदर अथॉरिटीज कुछ नहीं है, एक ग्रुप मान के चलो, जीनस मान के चलो, ठीक है। बायोलॉजी में एक चैप्टर होता था, हम लोग जीनस पढ़ते थे, जीलम, कोर डाटा, फाइलम डाटा, अगर आप 10th में आपने बायोलॉजी लिया होगा तब आपको ध्यान होगा। उसी की तरह यहाँ पे कंसेप्ट लगाया गया प्रिंसिपल ऑफ एडिसडम जेनरिस का, जिसमें कि कहा गया कि मान लो मेरे पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी है, मेरे पास एक रोलर है, कुछ भी है जिसमें पहिए हैं, तो ये एक पूरा ग्रुप बन गया। वैसे अथॉरिटीज को भी हम लोग एक ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, और उनका जो कॉमन फीचर है वो ये है कि उनके पास कोई गवर्नमेंटल या फिर सॉवरेन फंक्शन हमारा है। अगर गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन है तो वो एक ही जीनस के अंदर आएगा, और जो कि वो एक ही जीनस के अंदर है तो वो अदर अथॉरिटीज कहलाएगा, सिंपल एज दैट। इसके बाद इस डेफिनेशन को जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में सुप्रीम ने कहा कि यार मद्रास हाईकोर्ट या बकवास मत करो, हमारे साथ ये सब बातें नहीं चलेंगी। हम ये कहते हैं कि जो आपका इंटरप्रिटेशन है ना एडिसडम जेनरिस वाला, वो बेकार है। असली डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी, ठीक है, जो कि क्रिएट हो रही है या तो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, नंबर 2 किसी स्टेट्यूट के द्वारा, और तीसरी बात उसको यहां पे पावर मिली है, ताकत मिली है बाय लॉ, रिगार्डलेस कि वो कौन सा गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही है, कौन सा सॉवरेन फंक्शन कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है।
अगर उसको स्टेट्यूट ने, गवर्नमेंट ने बनाया और उसके पास कानून के जरिए ताकत है, इट इज अदर अथॉरिटी, एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद अगला केस जो यहां पे आया वो था आपका सुखदेव वर्सेस भगत राम का। अब यहां पे थोड़ा सा इसको और डेफिनेशन का एक्सपैंड करा गया। इसमें क्या कहा गया कि भाई देखो, कोई ऐसी अगर कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है और क्लोजली रिलेटेड है गवर्नमेंट फंक्शंस के साथ, सरकारी फंक्शन के साथ क्लोजली रिलेटेड है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम करती है, तो वो स्टेट कंसिडर करी जाएगी पार्ट 3 के अंदर। भाई बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद जो सबसे लैंडमार्क केस है यहां पर, वो है आपका आरडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ना पूरी एक फहरिस्त थमा दी कि भाई ये लो पकड़ो, तुम्हें पूरा ना एक टेस्ट पकड़ो, कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे, आपको बवाल बचेगा ही नहीं। इसमें इन्होंने कहा कि 5 पॉइंट भाई देख लो तो, जिससे कि तुम डिफाइन करोगे कि बॉडी एग्जैक्टली होती क्या है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि जो बॉडी का एंटायर शेयर्ड कैपिटल है, ठीक है, जो उसका पैसा है, पैसा माल, वो अगर गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड है, उनके पास है, तो एक बात हमें पता चली। दूसरा, वो बॉडी अगर गवर्नमेंटल फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शनल कैरेक्टर की है, गवर्नमेंट फंक्शन जैसे कुछ काम करती है, तो दूसरा हमको हिंट मिलता है। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट ने वहां पे एब्सोल्यूट कंट्रोल रखा है ओवर द बॉडी, मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से वहां पे छत्र राज बना के उसने रखा है, तब हमें तीसरा हिंट मिलता है। चौथा क्या है? जो बॉडी है उसके पास एक एलिमेंट ऑफ कमांड या अथॉरिटी है, अगर कमांड या अथॉरिटी है अगर उस बॉडी के पास, चौथा हिंट होता है। और पांचवा ये होता है कि वो जो बॉडी है वो डिस्चार्ज कर रही है कोई पब्लिक सर्विस, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पब्लिक सर्विस अगर वो डिस्चार्ज कर रही है तो वो अथॉरिटी आपकी अदर अथॉरिटीज के डिसीजन के अंदर आएगी। अब ये चलो हमने समझ लिया बैक टू बैक केसेस के जरिए कि अदर अथॉरिटी होती क्या है। अब इसके बाद एक और केस आया था, वो यहां पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसमें ये कह दिया गया था कि ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये केवल एक हिंट प्रोवाइड करता है, ये केवल एक एग्जांपल प्रोवाइड करता है। हर जो आपका तरीका होता है केसेस के अंदर आइडेंटिफाई करने का कि अदर अथॉरिटी क्या होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, वो उसके अंदर आया था। अब इसके बाद जो एक अगली कहानी बचती है वो ये है कि आपने उससे, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई जुडिशरी का क्या, हमने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने पार्लियामेंट, दो विंग्स को तो हमने डाल दिया, एग्जीक्यूटिव को, उसको, जुडिशरी का क्या? तो जुडिशरी के लिए भी एक सीरीज ऑफ केसेस आके रखे हुए हैं, और अगर हम लोग उनको डिस्कस करते हैं तो देखो भाई, जो जुडिशरी होती है ना, भले वो यहाँ ऑर्गन होती है स्टेट का, इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 12, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है यहाँ पर। अगर जुडिशरी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको आप स्टेट तब कंसिडर करोगे जब वो कोई ऐसा टाइप ऑफ फंक्शन कैरी आउट कर रही है जिसमें कि वो कोई नॉन जुडिशियल फंक्शन है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया या फिर लेजिस्लेटिव टास्क हो गया। मतलब अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो कोई रूल्स बनाता है अपने फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, जिससे कि मान लो कोई पब्लिक इफेक्ट हो रही है, या फिर वो कोई ऐसा काम करता है जैसे कि मान लो उसने जुडिशरी के एग्जाम कंडक्ट करा है या बाकी कोई चीजें करी, उस तरीके के फंक्शंस में तो वो स्टेट कहलाएगा। लेकिन जब वो कोई जजमेंट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, जब कोई जुडिशियल फंक्शन यहाँ पे बेसिकली कर रहा है, तब यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा स्टेट के तौर पे। मतलब कि जैसे भाई मान लो अगर मैं एक हाई कोर्ट हूं, तो उसके लिए आप ये नहीं कह दोगे कि मैंने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया और आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए। आपको जजमेंट को चैलेंज करना है, आप चैलेंज करिए, लेकिन आप मेरे जजमेंट को ये नहीं बोलो कि मैंने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कि कौन कौन से जजमेंट्स यहाँ पे आए हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि जुडिशरी के साथ खेल क्या है। यहाँ पे सबसे पहला केस है नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने रूल ये करा था कि भाई देखिए, जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं ना, उनको हम लोग कह नहीं सकते कि वो अफेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजंस को, और वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं रिट्स के। कि हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि रिट स्पेसिफिकली जारी की जाएगी कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ और उसके चक्कर में यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद अगला केस है AR अंतुले वर्सेस RS नायक का। इसमें ये रूल करा गया कि जो जुडिशियल ऑर्डर आपका होता है ना, अगर वो इंसिडेंटली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को किसी पर्सन के, तो उसका एप्रोप्रिएट तरीका है कि आप जाइए और उसके लिए रेमेडी लीजिए अपील में या फिर रिव्यू सीक करिए, रादर देन ये एलेज करने की, जैसे कि मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और आप यहां पे रिलीफ सीक कर रहे हो 32 या फिर 226 के अंदर के में, ठीक है। इसके बाद जो आपका आखिरी केस है वो है आपका रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम का। यहां पे कोर्ट ने रूल करा
कि मान लो अगर कोई कोर्ट है जो कि जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, तब उसको हम स्टेट नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले रहा है, तब उसको यहाँ पे रिट के सब्जेक्ट के अंदर हम लोग डाल देंगे कि हाँ भाई उसके खिलाफ हम लोग रिट यहाँ पे इशू कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। अब हमने आर्टिकल 12 की बात कर ली, अब चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 13 की, जो कि बात करता है उन लॉज की जो कि इनकंसिस्टेंट है या फिर इन डेरोगेशन है ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और भाई उनका हश्र यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है ना, वो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो कानून थे, जैसे कि आपका इंडियन पीनल कोड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, बाकी ऐसे उनका भाई क्या, उनको लेकर यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे जितने भी लॉज इन फोर्स है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि इमीडिएटली बिफोर थे कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, वो वॉइड रहेंगे उस एक्सटेंट तक, उस जहां पर वो इनकंसिस्टेंट है टू द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीधा सीधा। इसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद, मतलब ऐसे लॉज जो कि भारत सरकार ने बनाए हैं 1950 जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद में, उनका क्या, उनके लिए बोला गया है कि स्टेट कोई भी ऐसे कानून भाई यहां पे नहीं बनाने वाला है जो कि एब्रिज करे या फिर टेक अवे करे फंडामेंटल राइट्स को जो कि पार्ट 3 के अंदर दिए हुए हैं, और या फिर ऐसे कोई लॉ बनाए जो कि कॉन्ट्रोवेंशन में है फंडामेंटल राइट्स के, टू द एक्सटेंट जो उनका कॉन्ट्रोवेंशन है वो अपना वाइड यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सरकार के ऊपर ये लिमिटेशन लगा दी इसने कि तुम भाई ऐसा कोई लॉ नहीं बनाओगे जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ में होगा। उसके बाद आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या बोलता है, वो डिफाइन करता है टर्म लॉ को, जिसका कि बहुत ही यहाँ पे वाइड कॉनोटेशन, यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड कॉनोटेशन लिया गया है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मान लो कोई ऑर्डिनेंस है, कोई ऑर्डर है, बाई लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन, कस्टम या फिर यूसेज, जिसके पास कानून की ताकत है, फोर्स ऑफ लॉ है, वो आपकी कानून कहलाएगी एज पर आर्टिकल 13 क्लॉज 3, और वो आपके पार्ट 3 के या फिर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में अगर हुआ तो जुडिशियल रिव्यू लगाकर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर चाकू चला देगी सीधा सीधा। इसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर जो बी वाला पार्ट है वो डिफाइन करता है लॉ इन फोर्स को सॉरी, और ये जो आपका पार्ट है ये है आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले वाले लॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये उनको डिफाइन करता है। इसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये बोलता है कि इस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई कोई भी चीज अप्लाई नहीं करेगी अमेंडमेंट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि पार्लियामेंट लेके आ रहा है अंडर आर्टिकल 368 के पावर का यूज करते हुए, और ये चीज आपके 24th अमेंडमेंट में आई थी। तो सरकार यहाँ पे बहुत चालाक बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इधर सुनो, केशवानंदा भारती नाम का एक केस है जो कि हम लेके आए हैं, और उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है उसको आप टच नहीं करोगे 368 के थ्रू, या फिर जो भी बेसिक पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन को उनको आप टच नहीं करोगे। तो ये जो आपका आर्टिकल है ना, ये पूरी पावर अब नहीं रखता है यहाँ पे। इसके बाद मैं बात करूं अगर कि जुडिशियल रिव्यू, तो मान लो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उठा के चाकू चला सकती है, लेकिन वो ये हथियार इस्तेमाल करेगी कैसे, तो उसको लेकर यहाँ पे आपके दो डॉक्ट्रीन है जो कि हमें समझने की जरूरत है। जो पहला आपका डॉक्ट्रीन है वो है आपका डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का नाम आप सुन के समझ गए होंगे कि जैसे मान लो आपका सूरज होता है, उसके आगे चंद्रमा आता है तो ग्रहण लग जाता है, सूर्य आपको पूरा दिखाई नहीं देता है। वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये होता है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि अप्लाई करेगा उन लॉज के ऊपर जो कि फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे कॉन्ट्रवीन करते हैं, और ये जो होता है ना जनरली उन लॉज पे अप्लाई करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले आए थे, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे अप्लाई करता है। और यहाँ पर इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग्स में कोई भी ऐसा लॉ जो कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन कर रहा है वो यहाँ पे एक्लिप्स कर दिया जाएगा या फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसकी की वजह से जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट यहाँ पे उसको छुपा के रखा हुआ था वो यहाँ पे रिमूव हो जाए, एट विच पॉइंट ये जो आपका लॉ है वो वापस से एनफोर्सेबल बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो थे जैसे ही वो अपना पावर में आए, उन्होंने पुराने जितने लॉज थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे थे, उनके आगे सामने आके ऐसे खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही अगर उसमें से एक फंडामेंटल राइट को कहा यहाँ पे सरकार ने कि भाई तू हट, तो वो हटेंगे यहाँ सामने से, और ये जो आपका लॉ है जो कि डॉर्मेंट अभी तक पड़ा हुआ था ये यहाँ पे आपका वैलिड हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का ये यहाँ पे तरीका है वर्क करने का। फिर मैं बात करूं कि ऐसे लॉज, ठीक है, जो आपके होते हैं जो कि आप जिनके ऊपर एक्लिप्स अप्लाई कर रहा है वो आपके वॉइड एब इनिशियो नहीं होते हैं कि मतलब जिस दिन से वो बने थे वो उस दिन से ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गए। मतलब इसका ये होता है कि वो जो लॉज होते हैं उनको हम लोग
मॉर्बिड या फिर इनएक्टिव स्टेट में मानेंगे कि वो डोरमेंट पड़े हुए हैं, उनको जब तक उनके सामने छाया है तब तक वो यूज में नहीं है, जैसी छाया हटी वो यूज में आने लगेंगे। इसके अलावा मैं अगर बात करूं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में, तो ये जो है ना आपका अप्लाई करता है उन लॉज के ऊपर जो कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के ऊपर था, और ये उनके ऊपर तब तक यहाँ पे अलाउ करता है उनको वर्क करने का, उनके पास ट्रांजेक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था उसके पहले कुछ भी हुआ वहां तक तो वो वैलिड था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही बना उसके बाद से तुरंत जो भी टाइम था वहां पे ये लॉज वैलिड नहीं रहेंगे। और साथ में ये उन लॉज के ऊपर भी वर्क करता है जिसमें कि कवर नहीं होते बेसिकली वो लॉज हर किसी को जो कि वो प्रोटेक्शन, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ सिटीजन्स होते हैं जिनको कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो कि नॉन सिटीजन्स को या फिर फॉरेनर्स को मिले हुए हैं। तो उस केस में जो फॉरेनर को मिला हुआ राइट है ना, वो आपका एक्लिप्स के थ्रू यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे फॉरेनर को मिलेगा, ये आपका नहीं मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे एक्लिप्स यहाँ पे यूज में आता है फंडामेंटल राइट्स के। और यहाँ पे जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स था ये फॉर्मुलेट हुआ था इन द केस ऑफ भिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 में ये केस बेसिकली आपका आया था। अब इसके बाद जो आपकी दूसरी डॉक्ट्रिन है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, सेवरेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास एक कानून है जिसमें कि आपके मान लो 30 आर्टिकल्स हैं। अब इन 30 आर्टिकल्स में से एक ऐसा आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो यहां पर इसमें से इसको काटो, चाकू मारो, और 29 जो बचे हुए आर्टिकल्स है ना उनको आप कह दो वैलिड है, और बाकी ये आर्टिकल आपका वो हो जाएगा वैलिड इनवैलिड हो जाएगा, ये आपका खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसको करने का सही तरीका क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है वो ये स्टेट करता है कि इन द इवेंट कोई प्रोविजन ऑफ लॉ फाइंड किया जाता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके केवल जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है उनको स्ट्राइक डाउन करा जाएगा रादर देन पूरा एंटायर लॉ को, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल में। इसके बाद जो इसका आंसर था कि कैसे ये लॉ बेसिकली वर्क करेगा वो दिया गया था आरएमडीसी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में, जिसमें कि कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल एक्सेप्टेबिलिटी वाले। मान लो कोई इनवैलिड प्रोविजन है जो कि बहुत ही क्लोजली टाइड है बाकी कानून के साथ, रेस्ट ऑफ लॉ के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोजली यहाँ पे टाइड है, तो उसको भाई आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, और जो रिमाइंडर ऑफ द लॉ है अगर वो एकदम ही मीनिंगलेस रह जाएगा, उसके अंदर की आत्मा ही पूरी भाग जाएगी, तो वहां पर हम लोग एंटायर लॉ को ही डिक्लेयर कर देंगे वॉइड, सीधा सीधा। मतलब मान लो ये जो 30 थे, इस 30 में से मान लो 11 आर्टिकल ऐसे मान लो यार जो कि यहाँ पे इनवैलिड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है, तो 11 के 11 हटा दोगे तो उसमें बचेगा क्या, सीधी सी बात है। तो उठा के आप पूरे पूरे एक्ट को ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दो और सरकार से कहो कि तुम लोग जाओ यार दोबारा जाके इन जो आपके डिफेक्ट है इनको क्योर करके कानून बना दो, लेकिन ये वाला कानून हम लोग नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसका एक और जो चीज देखने वाली वो ये है कि यहाँ पे इंटेंशन जो था ना लेजिस्लेचर का वो क्या था, वो एक की फैक्टर होता है डिटरमाइन करने में कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का एप्लीकेशन किस तरीके से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करेगा। और फर्दर जो इसमें देखने वाली चीज है वो ये है कि जो टेस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है डिटरमाइन करने के लिए वेदर लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास करा वो यहाँ पे वैलिड है कैसे है, तो वहां पे जो वैलिड पोर्शन है ना आपका, अगर हम लोग जो लेजिस्लेचर है उसको ये पता होता कि भाई ये जो लॉ है इसका ये वाला पार्ट अगर सुप्रीम कोर्ट उठा के काट देगा और लेजिस्लेचर को तब भी वो बात कबूल होती कि हाँ चलो ठीक है हम इस लॉ को तब भी हम वैलिड करार देते हैं, हम तब भी इसके साथ खुश हैं, अगर ऐसा है तो यहाँ पे सेवरेबिलिटी वर्क करेगा, नहीं होगा तो फिर लॉ इनवैलिड सीधा सीधा हो जाएगा। लेजिस्लेचर का इंटेंट था इस तरीके का कि वो पार्ट 3 को वायलेट करे, ऐसे लॉ को फिर यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट केसेस आपको देख लेने हैं वो है आपके रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के, जिसमें कि कोर्ट ने ये रूल करा कि अगर कोई मान लो लॉ है जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो कि विद इन और आउटसाइड है जो लिमिट्स प्रोवाइड करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तब यहां पे पॉसिबल नहीं है सेपरेट कर पाना इन दोनों को, तो जो पूरा का पूरा एंटायर लॉ है ना उसको ही उठा के हम लोग स्ट्राइक डाउन कर देंगे सीधा सीधा। मतलब अगर ऐसा कोई आपका कानून है जिसमें कि कई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही फंडामेंटल राइट्स के अंदर जिसमें कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस चलो वैलिड हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा ही बढ़ चढ़ के हैं, तो अगर दोनों को ही साथ में चलना है तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, पूरे कानून को ही हम लोग उठा के यहाँ पे खत्म कर देंगे। दूसरा आपका जो केस है वो है आपका कियोटो होलोहान वर्सेस एजिल्लू का, जिसमें कि कोर्ट ने क्या करा, इन्होंने अपहेल्ड कर ली थी वैलिडिटी 10th शेड्यूल की पूरी तरीके से, जहां पे इन्होंने केवल पैराग्राफ 7 जो था ना
उसको यहाँ पे केवल उन्होंने कहा कि वायलेटिव है प्रोविजंस के जो आपका 368 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, बाकी पूरे को उन्होंने कहा कि ये वैलिड अपना है। अब इसके बाद हमने चलिए ये डिस्कस कर लिया, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 14 को। अब जब हम लोग बात करते हैं ना आर्टिकल 14 की, तो आप इसको देख के कहोगे कि सर ये तो केवल एक 2 लाइन का आर्टिकल है, इसमें ऐसा खास क्या है? लेकिन भाई इसके जो शब्द है ना उसमें अपने आप में इतना दम है कि इनको हमको ना एक एक करके वर्ड बाय वर्ड समझना पड़ेगा। तो ये जो आपका आर्टिकल 14 वो ये बोलता है कि जो आपका स्टेट है ना वो यहाँ पे डिनाई नहीं करेगा एनी पर्सन, चाहे आपका फॉरेनर हो चाहे आपका सिटीजन हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ पहला कंसेप्ट आपका, और उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दूसरा कंसेप्ट आपका, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की सीमा के अंदर ये काम नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद ये जो आपका लॉ है ना इसके अंदर जो ये 2 टर्म्स आती है ना उनको अगर हम लोग बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आपका इंग्लिश ओरिजिन का एक कंसेप्ट है जिसको कि सर एडवर्ड कोक ने यहाँ पे बनाया था, और ये जो आपका कंसेप्ट है ना ये आपका एक तरीके से नेगेटिव कंसेप्ट है। मतलब ये है कि ये हमें प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, इसीलिए नेगेटिव कंसेप्ट है। और इसके हिसाब से क्या होता है कि चाहे कोई राजा हो चाहे कोई रंग को हो, एकदम नीचे लेवल पे काम करना है, पियोन भी हो, आपको सबको बराबर ट्रीट करना है, चाहे वो कहां पैदा हुआ, उसकी क्या रेस थी, किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, डज नॉट मैटर, सबके लिए लॉ बराबर होता है। दैट इज व्हाट इक्वालिटी बिफोर लॉ सेज। अगर मैं बात करूं उसको बेटर आर्टिकुलेट किसने करा, तो वो काम हमारा करा था प्रोफेसर एवी डाइसी ने। उन्होंने यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स दिए थे इस काम के लिए। उन्होंने बोला कि भाई देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर 3 चीजें होती है। पहली होती है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का कि चाहे आपका राजा हो चाहे कोई पीएम हो चाहे जो हो, कोई भी बंदा कानून के ऊपर नहीं होता, सबके सब कानून के लिए बराबर है, किसी को भी स्पेशल पोजीशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। दूसरी चीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ की नजरों में पीएम के पास ज्यादा पावर नहीं होगी या फिर किसी और बंदे के पास ज्यादा पावर नहीं होगी, सबके पास इक्वल चांस अपॉर्चुनिटी होगी, किसी को भी स्पेशल यहाँ पे प्रिविलेज नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज हो गई आपकी प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, मतलब यहाँ पे जो भी कानून है ना आपके, वो आपके ऑर्डिनरी जो डे टू डे का होता है, जिसमें कि इंडियन आपकी कोर्ट्स होती हैं, वो लॉ को इंटरप्रेट करती है, वो कानून बनाती है, बाकी चीजें होती हैं, वो आपका कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनाएगा। इट इज मेड बाय द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ जो कि कोर्ट यहाँ पे लेके आ रही है। लेकिन ये जो आपका पर्टिकुलर प्रिंसिपल है तीसरा वाला, ये हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास एक खुद का प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको कि आप कह सकते हो कि भाई वहां पे हमें एक सॉवरेन मिलता है कि उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है कोई नहीं है, कोर्ट्स भी उसके ऊपर नहीं आते। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात। अब जब बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी जो काम करना है ना उसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेट तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे तरीके से डिस्क्रिमिनेट करो कि वो रीजनेबल लगे। मतलब कोई ऐसा डिसएडवांटेज बंदा, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया में, तो हमारे यहाँ पीडब्ल्यू कैटेगरी एक अलग से बनी हुई है, ठीक है, जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए होती है। तो उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ पर उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि वो जो एकदम हष्ट पुष्ट एबल्ड बॉडीड लोग हैं उनके बराबर में आके काम कर पाए। इसीलिए ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे रखा गया है। ये जो आपका कंसेप्ट है ये आपका आर्टिकल जो आपका 14th अमेंडमेंट था यहाँ पे अमेरिका का, उससे यहाँ पे लिया गया, उससे काफी सिमिलर है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि हमें समझने में हेल्प करता है कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, वो है आपका आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो आर्टिकल 14 जो है ना वो आपका प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन को। मतलब एक क्लास लेजिस्लेशन का ये होता है कि आपने कुछ ही ऐसे बेसिस पे जो कि रीजनेबली आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना ये डिसएडवांटेज कैसे है, उसके पीछे एक आप रैशनल नहीं ला पा रहे हो, उनको उठा के आपने एक एडवांटेज दे दी, तो वो कहीं ना कहीं क्लास लेजिस्लेशन होता है। उसको यहाँ पे सीधे सीधे कहता है ये चीज सही नहीं है। और यहाँ पर जो है वो प्रोहिबिट किस चीज को नहीं करता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन को प्रोहिबिट नहीं करता है। कि अगर आप एक रीजन दे पा रहे हो कि ग्रुप ऑफ पीपल क्यों यहाँ पे डिसएडवांटेज है, तो वो चीज सही है, वो हम लोग अलाउ करेंगे। और जो भी आप कानून ला रहे हो, अगर हमको ये पता करना है कि ये कानून वैलिड है कि नहीं, तो उसके पीछे एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला चीज क्या है, पहला चीज ये है कि अगर आपको क्लासिफिकेशन को रीजनेबल बताना है तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो क्लासिफिकेशन है ना वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर बेस्ड है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है पर्संस को जो कि ग्रुप हो रहे टुगेदर
फ्रॉम दोज जो कि लेफ्ट आउट हो रहे हैं। मतलब आप बात करते हो तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे मान लो आप बात करते हो डिजेबल्ड पीपल की, अब वो जो डिजेबल्ड पीपल है आपने उनको क्लासिफाई अलग तरीके से इसलिए करा बिकॉज वो डिजेबल्ड है, उनको जरूरत है, आप उनको अलग से क्लासिफाई कर सकते हो। और जिन लोगों को आप यहाँ पे छोड़ रहे हो वो लोग यहाँ पे एकदम हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल बॉडीड एबल्ड पर्सन है, तो उनको यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं जो कि ये डिसएडवांटेज है, तो उसको बेसिस पे अगर आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन करोगे तो वो एक इंटेलिजेंट यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। और दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ पे आपने डिफरेंशिया यहाँ पे करी है ना, उसका एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए टू द ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे आप अचीव करना चाह रहे हो। अब ये समझ के चलिए कि भाई जो आपका यहाँ पे मकसद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का, वो ये है कि आप जो डिसएडवांटेज बंदे हैं उनको आप बराबर से यहाँ पे रख पाओ। तो यहाँ पे एक रीजनिंग होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए ना कि आप क्यों ये काम कर रहे हो। तो वो जो रीजन है, जैसे मान लो आप बात करते हो डिसेबल्ड पीपल की, तो डिसेबल्ड पीपल के केस में वहां पे वो डिसेबल्ड है, उनको यहाँ पे दिक्कत होती है काम करने में, तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ पे उनको अलग से क्लासिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम उनको बराबरी से यहाँ पर ला पाए उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि यहाँ पे बिल्कुल बॉडी एबल्ड है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट हमारी तरह है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 14 का ये वाला पार्ट। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो अगला चीज आती है वो है आपकी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर सरकार के केस में, जिसमें कि कोर्ट ने बोला था कि यहां पर एक नेक्सस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बिटवीन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इन क्वेश्चन। मतलब जो कानून आपका लाया गया उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर जो क्लासिफिकेशन का रीजन था वो इन नेक्सस होना चाहिए। और यहां पर जो क्लासिफिकेशन है वो पर्पस ऑफ द एक्ट से रिलेटेड साफ साफ होना चाहिए, तभी वो जो आपका क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे वैलिड होगा। अब इसके बाद जो अगली चीज हमें देखनी थोड़ी सी मेरे हिसाब से ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब यहां पर ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अभी यहाँ पे हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट है इक्वालिटी का, जो कि जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था इक्वालिटी का उससे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। वहां पर जो रीजनल क्लासिफिकेशन होती है ना बेसिकली यहाँ पर, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। और यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ये डायनामिक कंसेप्ट है, जिसको कि आप कैबिन या कन्फाइन नहीं कर सकते हो ट्रेडिशनल लिमिट्स के अंदर, कि एक ट्रेडिशनल जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इक्वालिटी का, इक्विप्रेशन ऑफ लॉस का, उससे आप उसको वो नहीं करोगे, कन्फाइन नहीं करोगे। आपको इसको जो है बिल्कुल खुल के यहाँ पे चलना है। और यहाँ पे ये तरीके से एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के ऊपर ये स्ट्राइक डाउन एकदम बढ़िया से करता है। फिर मनेका गांधी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रीइटरेट करा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है ना, जो कि ईपी रोयप्पा में आई है, वो यहाँ पे स्ट्राइक करती है एट द आर्बिट्रेरीनेस जो आपका गवर्नमेंट एक्शन के अंदर होती है, और यहाँ पे इंश्योर करती है फेयरनेस और इक्वालिटी, जो ट्रीटमेंट आपका इक्वल ट्रीटमेंट होता है सरकार के एक्शन के अंदर, उसको कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक डाउन सीधे सीधे करती है। अब चलिए बात करते हैं इस पर आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 की जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं ना, तो देखिए आपका आर्टिकल 15 के अंदर इन टोटल आपके 6 सबसेक्शंस है, जिसके के अंदर 3 सबसेक्शंस ऐसे हैं जो कि पहले से एडेड थे और 3 सबसेक्शन बाद में ऐड करे गए हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके पीछे एक पूरी लड़ाई है हमारी भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की, जिसको के लिए कि मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है वीडियोस की। और अगर मैं उन चीजों को इस वीडियो में कवर करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो, कम से कम आधा घंटा तो मैं उसी पे चला जाएगा। तो आपको मैं जो उसका लिंक है ना वो आपको अभी टॉप राइट में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लेना। उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ये पूरे केस लॉस, पूरी लड़ाई, सब कुछ डिस्कस करा है। आपका पूरा वो कवर मैं वहां पे आपको कवर हो जाएगा। अब मैं बात करना शुरू करता हूं केवल आर्टिकल 15 के इंपॉर्टेंट पार्ट्स की। तो सबसे पहले आपका 15 क्लॉज 1 जो है ना, वो ये बात करता है कि भाई जो हमारा यहाँ पे स्टेट है, सरकार है, वो किसी भी सिटीजन्स के अगेंस्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सरकार के ऊपर साफ साफ यहाँ पे लगा दिया गया। उसके बाद जो दूसरी चीज देखने वाली है वो ये है कि ये जो आपका फंडामेंटल राइट है ना, ये केवल अवेलेबल है टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और आपका आर्टिकल 14 जब हम लोग बात करते हैं उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था एनी पर्सन्स, वो चीज यहां पे नहीं है। और उसके साथ में एक चीज यहां ऐड करूं, और आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जितने आपके आर्टिकल्स है ना, ये सारे के सारे केवल सिटीजन्स के लिए हैं। बाकी सारे आर्टिकल्स बाकी लोगों पे अप्लाई करते हैं, फॉरेनर्स पे भी करते हैं, ये केवल सिटीजन्स के लिए आपके वर्क करते हैं। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में हमने देखा कि यहाँ पे स्टेट को रोका जाता है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करने से। अब इसके बाद हम लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की बात करते हैं। तो 15 क्लॉज 2 के अंदर ना
नॉर्मल सिटीजन जो होते हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाना शुरू किया जाता है। 15 क्लॉज 2 ये बोलता है कि कोई भी सिटीजन और स्टेट दोनों ही यहां पर सब्जेक्ट टू यहां पे किसी को नहीं करेगा किसी डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन को ऑन द ग्राउंड ऑफ, मतलब ये तीन चीजें उनको नहीं करनी है इस ग्राउंड के ऊपर कि हम लोग यहाँ पे बात करते हो रिलीजन की, रेस की, कास्ट की, प्लेस ऑफ बर्थ की, या फिर किसी और चीज के ऊपर जहां पे आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो विद रिगार्ड्स टू एक्सेस ऑफ शॉप, दुकानों की एक्सेस, चाहे आप बात करते हो होटल की, चाहे आप बात करते हो प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट की, या फिर यूज ऑफ वेल्स, या फिर टैंक्स, या फिर बेदिंग गार्ड्स की। अब ये जो तीन चीजें है ना, ये इसलिए है बिकॉज अगर आप आजादी के पहले का टाइम देखोगे तो उस टाइम पे जो आपके पुरानी पिछड़ी वाली कास्ट होती, पीछे नीचे वाली कास्ट होती थी, उनके लिए सबको सेपरेट हुआ करता था। जो अपर कास्ट हुआ करती थी उनके लिए सबको सेपरेट होता था, उनके पास अधिकार नहीं था लोअर कास्ट के पास उस चीज को एक्सेस कर पाने का। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीन चीजें मेंशन करी गई हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, इन सारी चीजों के ऊपर आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा दोगे यहाँ पे किसी के ऊपर भी, सिटीजन के ऊपर। और आर्टिकल 15 जो 2 है, जैसे कि मैंने आपको कहा, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों पे ही अप्लाई करता है यहाँ पे। फिर 15 क्लॉज 3 के अंदर ये आपका थोड़ा सा ना स्पेशल प्रोविजन है। इसके अंदर बोला गया है कि आर्टिकल 15 के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे प्रिवेंट नहीं करेंगी स्टेट को, वो नहीं प्रिवेंट करेंगे किसको, स्टेट को। ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है कुल मिला के कि वो यहां पर कोई स्पेशल प्रोविजन ला पाए विमेन और चिल्ड्रन के बेनिफिट में। मतलब ये प्रोविजन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एनेबलिंग प्रोविजन की तरह काम करता है, जो कि सरकार को ये ताकत देती है कि विमेन और चिल्ड्रन की बेनिफिट के लिए भी हम यहाँ पे कानून ला सकते हैं। किया इसलिए ये इसलिए जाता है बिकॉज यहाँ पे कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्पेशल यहाँ पे लाने पड़ती है चीजें, बिकॉज मेन जो होते हैं वो फिजिकली भी थोड़े से ज्यादा वो होते हैं, रिसोर्स भी ज्यादा होता है। और अभी थोड़ा सा ये चीज भी है कि यहाँ पे फेमिनिज्म बाकी चीजें भी थोड़ा सा भी रोल में प्ले आती है, अभी काफी इक्वालिटी लाई भी गई, काफी अच्छी चीज है ये, तो उसके लिए 15+3 यहाँ पे वर्क करता है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके बाद, ये सब तीन चीजें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद से यहां पर ऐड हुआ है यहाँ पे हमारा 15 क्लॉज 4। 15 क्लॉज 4 ये बोलता है कि भाई जो स्टेट है ना, सरकार, उसके पास ये पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस। ये यहां पे बोला गया, और ये जो लाया गया था ना, ये आपका लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका फर्स्ट आया था। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो यहाँ पे 15+4 को ऐड करके चला गया, लेकिन ये काम करा गया था इन रिस्पॉन्स टू द केस ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास से चंपकम दुलाई राजन, जहां पर ये डिक्लेयर किया गया था कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रिजर्व जो कर रही है ना सीट्स को स्टेट के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस या कास्ट जो है वॉइड होगा, और उसी चीज को नलिफाई करने के लिए आपका फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 15+4 के लोग लेके आ गए। अब इसके अलावा मैं अगर बात करूं 15+4 के अंदर उसका प्रिंसिपल जो है ना उसके पीछे का, वो ये है कि हमें यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है उन लोगों को जो कि सोशली और एजुकेशनली यहाँ पे बैकवर्ड है, ताकि वो कहीं ना कहीं कदम ताल मिला के चल पाए उन लोगों से जिनको के ऊपर ये तरीके का जो था ना चीज नहीं अप्लाई हो रही थी। और यहाँ पर जो प्रोविजन है ये केवल एक एनेबलिंग प्रोविजन है यहाँ पे बेसिकली, जो कि यहाँ पे सरकार को पावर देता है कि आप ऐसे कानून बना सकते हो या फिर रिजर्वेशन दे सकते हो जो कि यहाँ पे बेनिफिट करे, स्पेशल प्रोविजंस ला सकते हो जो कि बैकवर्ड क्लासेस को बेनिफिट करे। और इस चीज को कंफर्म भी करा है सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर इन 1973। इसके बाद जो अगला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आपका आया था इन आर्टिकल 193rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, आर्टिकल 15+5। और 15+5 में ये दिया हुआ है कि जो स्टेट है वो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस ला सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट के पहली बार वर्ड यूज हुआ है आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज जो आपका स्टेट वाला है उसमें तो आपका ये रहेगा ही। तो ये जो आपका पूरा पूरा आर्टिकल है ना, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर आपका बेनिफिट प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन का फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के। इसके बाद फर्दर उन्होंने बोला कि आर्टिकल 15+5 भी एक एक्सेप्शन नहीं है टू आर्टिकल 15, बट ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है ताकि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का मौका मिले सरकार को, जो कि एंश्राइन्ड है प्रीएम्बल के अंदर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे।
इसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 6 की जब हम लोग बात करते हैं तो वो ये इनेबल करता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजंस ला पाए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हमारे हैं, जो कि आपके आर्टिकल 4 के 15 क्लॉज 4 के अंदर या 15 क्लॉज 5 के अंदर हमारे मेंशन नहीं थे। उसके अलावा जो रिजर्वेशन है उसका प्रोविजन यहाँ पे एनेबलिंग प्रोविजन सरकार को यहाँ पे ये देता है। अब ये जो फर्दर ही प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजन ना विद रिस्पेक्ट्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज जो एडिशन होता है जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है मैक्सिमम ऑफ 10% यहाँ पे टोटल सीट्स मिल सकती है। मतलब 15 क्लॉज 6 के अंदर आप अगर बात करते हो तो केवल 10% तक ही मैक्सिमम रिजर्वेशन यहाँ पे जाएगा। ये चीज है साफ साफ, और ये आपका ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 के थ्रू जो कि 2019 में आया है। ये हो गया आपका आर्टिकल 15। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं आर्टिकल 16 की। अब जब हम लोग बात करना शुरू करते हैं आर्टिकल 16 की तो देखिए आपका आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि मतलब भारत सरकार के अंदर जो भी नौकरी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है अगर उसमें कोई प्रॉपरली अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई बैकवर्ड क्लास है जो कि यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंटेड है, तो उनको बेनिफिट देने के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में यहाँ पर रिजर्वेशन दिए जाने के लिए एनेबलिंग प्रोविजन आपको आर्टिकल 16 के अंदर मिलता है। फिर मैं अगर बात करूं तो ये आपका इक्वालिटी का जो एक होता है ना हमारा जनरल रूल आर्टिकल 14 के अंदर, वो यहाँ पे आर्टिकल 16 में कहने के एम्बॉडी करा गया है। और 16 क्लॉज 1 जब बात करता है तो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है सारे सिटीजंस के लिए व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट जो कि कोई भी ऐसी पोस्ट है स्टेट भारत सरकार के अंदर में। फिर आपका 16 क्लॉज 2 जो है ना वो थोड़ा आपका स्पेशल है बिकॉज यहाँ पे जो स्टेट है वो फर्दर अपने सिटीजंस को यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली जो चीजें होती हैं ग्राउंड्स होती हैं जिसमें कि 2 ग्राउंड एक्स्ट्रा एडेड है कंपेयर टू आर्टिकल 15, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वो क्या क्या है? वो है आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। अब इसमें जो 2 नए ऐड हुए हैं वो है आपका डिसेंट। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि भारत के सिटीजन हैं लेकिन वो लोग मान लो जैसे एंग्लो इंडियन है, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उस जमाने में अगर वो मतलब यहाँ इंडिया में मान लो रह गए, आजाद हुआ देश, लेकिन वो अब एंग्लो इंडियन है, तो उनके डिसेंट की वजह से ये नहीं होगा कि आप उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करो या फिर आपका जो है रेजिडेंस उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। और उसके अलावा आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी एक ग्राउंड है जो कि ऐड यहाँ पे किया गया है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 16 क्लॉज 3 को देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे पावर दी गई है स्टेट को कि वो कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है जो कि विद रिस्पेक्ट टू एनी क्लास ऑफ पीपल होगा इन बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट अंडर स्टेट। और यहाँ पे कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, लोकल अथॉरिटी हो जो कि प्रिस्क्राइब कर रही है रिक्वायरमेंट रेजिडेंस के बेसिस पे अगर हमको रिजर्वेशन देनी है तो उसके लिए 16 क्लॉज 3 में यहाँ पे आपको प्रोविजन बनाने का पावर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 16 क्लॉज 4 इनेबल करता है स्टेट को कि आप कोई भी ऐसा प्रोविजन बना सकते हो फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस जो कि स्टेट के ओपिनियन में, स्टेट के अपने विचार में यहाँ पर जो है एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द सर्वे ऑफ स्टेट। तो इसको हम लोग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बोल सकते हैं। और यहाँ पे 16 क्लॉज 3 की जब बात करते हैं तो रेजिडेंस के बेसिस पे एज अ ग्राउंड रिजर्वेशन को यहाँ पे बात हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 16 क्लॉज 4 के अंडर में 16 क्लॉज 4A और 16 क्लॉज 4B जो है वो ऐड हुआ है और उसके अंदर कई ऐसे कंसेप्ट्स हैं या फिर चीजें हैं जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला हम लोगों ने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है रिजर्वेशन के ऊपर, तो उसको आप जाके फॉलो करिए, वहां पे आपको इन डिटेल मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। बट अगर मैं ब्रीफ में बात करूं फिर भी तो आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जो है ना वो आपका 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था जो कि स्टेट को एम्पावर करता है कोई भी प्रोविजन बनाने के लिए फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन के लिए यहाँ पे बेसिकली मौका देता है कि जैसे मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो आपको मिल गया, लेकिन जो बंदा एम्प्लॉयड है भारत सरकार के अंदर में अगर उसको प्रमोशन सही से नहीं मिलेगा कि मान लो आपका कैडर है A, ठीक है, फिर कैडर है B, फिर C, तो ये आपके सीनियरिटी हुआ। तो अगर A वाले कैडर के अंदर सही से रिप्रेजेंटेशन है पर B वाले जो आपका है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं है पर्टिकुलर कम्युनिटी का, तो यहाँ पर सरकार के पास ये पावर है कि वो प्रमोशन के बेसिस अंदर भी रिजर्वेशन दे दे कि हाँ भाई इतना परसेंटेज जो है ना बंदों का प्रमोशन जो होगा फॉर कैडर बी वो जो है 10% 15% हो सकता है और केवल उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही वहां पे प्रमोट होके बी वाले उसमें भी जाएंगे ताकि बी के अंदर भी उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आ जाए। तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब है, ठीक है, मैंने आपको बेसिक एक दे दिया है। फिर इसके बाद आपका 85th अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर जो प्रोविजन था रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के अंदर उसके अंदर
कॉन्सिक्वेंशियल सिनेरिटी को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है, अब उसको यहाँ पे जब मान लो ए था, वो ए से बी में प्रमोट होकर चला गया। अब यहाँ पर जो बंदा ए में था उसके पहले, वो पहले प्रमोट हुआ, ये बंदा बाद में प्रमोट हुआ, ठीक है। और फिर मान लो बी से सी में जाना है, तो जो सीनियोरिटी है ना, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, कि मान लो ए वाला बंदा, मतलब जो पहला वाला बंदा था वो अगर उसका जूनियर था और फिर बाद में प्रमोशन के बाद जो बंदा रिजर्व वाला था वो सीनियर बन गया, तो वो अपनी जो सीनियोरिटी है उसको रिटेन करेगा जब उनका सी के अंदर प्रमोशन होता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। इसके बेटर डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो वीडियो चेकआउट करिए, मैंने उसको अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 14 क्लॉज बी की। इसको ऐड करा गया था फिर से 81st अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसके अंदर कहा यह गया कि जो आपका केस आया था इंदिरा साहनी के, जिसमें कहा गया कि 50% रिजर्वेशन जो है लिमिट यहाँ पे लगा दी गई एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यहाँ पे स्टेट ने अपने आप को पावर दिया कि भाई हम लोग यहाँ पे जो बैकलॉग होता है ना वैकेंसीज के अंदर, जो प्रीवियस ईयर्स में होता है, विदाउट कंसिडरिंग द 50% सीलिंग लिमिट, उसको भी हम हटाकर यहाँ पे ले सकते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो देखिए ऐसे ये वर्क करता है कि मान लो अगर हमारा साल है मान लो 2016 का, ठीक है, और 2016 के अंदर हमारे पास मान लो एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 100 सीटें थी। अब इन 100 सीटों के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर मान लो 50 सीटें रिजर्व है और 50 सीटें आपकी अनरिजर्व है, ठीक है। अब इन रिजर्व सीटों के अंदर हमारा जब यहाँ पे अपॉइंटमेंट होना शुरू हुआ तो केवल और केवल मान लो 40 ही सीटें भर पाई और बाकी 10 सीटें यहाँ पे बच गई। तो जब 2017 के अंदर, ठीक है, 2017 के अंदर दोबारा जब अपॉइंटमेंट होगी तो सरकार के पास ये पावर है कि वो ये जो 10 सीटें है ना उसको उस साल की 100 सीटों के अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दे। तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट हो गई वो आपकी 50 तो पहले से था, 50 प्लस 10 होके ये आपका 60 हो जाएगा इन टोटल। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो 50% की सीलिंग के ऊपर चला गया, लेकिन ये जस्टिफाइड इसलिए है बिकॉज पिछले साल केवल जो कि 40 ही यहाँ पे सिलेक्शन हुए थे, तो अगले साल उन 40 को जो 10 वो बचे हुए थे ना उसको सेट ऑफ करने के लिए आपने अगले साल उसको डाल दिया। तो दैट इज व्हाट इज आर्टिकल 16(4) इज ऑल अबाउट। बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे आइडिया यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद बात मैं अगर करूं आर्टिकल 16 क्लॉज 5 की, इसके अंदर बोला गया है कि जो आपका स्टेट है वो किसी ऐसे पर्सन को, जैसे कि मान लो अगर आप किसी पर्टिकुलर टेंपल में हो या किसी और जगह पे जो कि रिलीजियस उसका रखते हैं प्रेजेंस डिनोमिनेशन रिलीजियस उसका, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे इन कनेक्शन टू दैट जो अफेयर्स होते हैं ऐसे किसी उसके, उनको यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन के ये डिनोमिनेशंस के बेसिस पे अफेक्ट क्लॉजेस 1 या क्लॉजेस 2 यहाँ पे नहीं होंगे। मतलब मंदिर का पुजारी है, अगर वहां पे उसका मान लो आपका कहना है कि अपॉइंटमेंट होना है, तो उसके लिए मैं ये नहीं कह दूंगा कि मैं किसी मुस्लिम पर्सन को या फिर क्रिश्चियन पर्सन को वहां पे कर दूं और वो कहने लग जाए कि भाई ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 आपका अप्लाई वहां पे नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका 16 क्लॉज 6 जो है वो यहाँ पे 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे ऐड हुआ है 2019 में, और ये वाला बात करता है जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके लिए बेसिकली बात करता है। ये स्टेट को पावर देता है कि वो किसी भी रिजर्वेशन या अपॉइंटमेंट के लिए वहां पे किसी भी पोस्ट के लिए इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यहाँ पे लॉ ला सकता है। और जो कि उसने मेंशन करे हैं क्लॉज 4 के अंदर, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, वो यहाँ पे कर सकता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10%, जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में भी था 10%, यहाँ पे भी 10% का मैक्सिमम यहाँ पे इन्होंने सीलिंग अपने आप को दिया है कि 16 क्लॉज 4 के अंदर जितना मैक्सिमम आपने कर लिया उसके ऊपर से आप एक्स्ट्रा 10% भी लेके जा सकते हो। ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो आपके क्लॉजेस 3 है, 4 है, 4A है, 4B है और 5 है आर्टिकल 16 का, ये आपके एक्सेप्शंस हैं टू द जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट। ये यहाँ पे एक लाइन है जो कि आपको रिमेंबर करनी है। अब इसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। अब जब हम लोग आर्टिकल 17 के बारे में बात करते हैं ना, तो देखिए आपको जो आर्टिकल 17 है वो प्रोवाइड करता है तो अनटचेबिलिटी को लेकर कि उसको हम लोग बिल्कुल अबॉलिश करेंगे, उसकी प्रैक्टिस को एकदम जो है किसी भी फॉर्म में उसको हम लोग यहाँ पे फॉरबिडन घोषित करते हैं अंडर आर्टिकल 17 कि जो छुआछूत की एक आपकी जो सोशल ईवल है उसको खत्म करने के लिए ये आर्टिकल लाया गया था। इसकी जो एनफोर्समेंट है वो किसी भी डिसेबिलिटी के अगेंस्ट जो कि अराइज आउट हो रही ऑफ अनटचेबिलिटी, वो एक बेसिकली कह सकते हैं ऑफेंस माना जाएगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कि मतलब अगर आपने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करा देन इट इज टोटली इलीगल, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यहां पे यूज किया जाता है, जो कि पहले
अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 के नाम से बेसिकली जाना जाता था। इसको इस तरीके से एनफोर्स किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इन केस मान लो किसी को ऐसी बीमारी है जिसको कि छूने से स्प्रेड होती है, वैसे होता है, तो उस केस में ये चीज यहाँ पे ऑफेंस नहीं मानी जाएगी अनटचेबिलिटी। लेकिन वैसे अगर आपने कमिट करा तो यहाँ पे आपको पनिश किया जाएगा इस पर्टिकुलर आपके एक्ट के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन द केस ऑफ पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जिसको कि हम लोग प्रोजेक्ट वर्कर्स कार भी कहते हैं, केस इसका नाम है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेड ये करा था कि जो आपका आर्टिकल 17 है ना, ये आपका अवेलेबल है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल, मतलब स्टेट के अलावा प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये आर्टिकल आपका अप्लाई करेगा। फिर हम लोग बात करते हैं जब आर्टिकल 18 की, तो आपका आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कन्फर करने से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन के। मतलब हम लोग मिलिट्री में जैसे कमांडर या फिर कुछ और जैसे कि लांस नायक होता है या फिर फील्ड मार्शल होता है, उस तरीके के टाइटल्स हो गए, या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जो होते हैं जैसे कि, उनके अलावा आप कोई भी जो स्टेट है कोई भी टाइटल यहाँ पे कन्फर नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका आर्टिकल 18 क्लॉज 2 जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी सिटीजन यहाँ पे इंडिया के एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट के द्वारा। ठीक है, मतलब कोई फॉरेन स्टेट है अगर वो आपको कोई टाइटल दे रहा है तो आप वो चीज एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। और आर्टिकल 18 क्लॉज 3 बोलता है कि कोई भी नॉन सिटीजन, मतलब जो कि भारत का सिटीजन नहीं है, वो अगर कोई ऑफिस होल्ड करता है प्रॉफिट का या फिर ट्रस्ट का स्टेट के अंदर में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जाओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछ लो तो तुम ये काम कर सकते हो, तुम एक फॉरेनर हो जो कि भारत स्टेट के अंदर काम करता है, लेकिन उसके अलावा तुम यहाँ पे काम बिना प्रेसिडेंट के पूछे नहीं कर सकते हो। 18 क्लॉज 4 में क्या दिया है, उसमें ये प्रोवाइडेड है कि कोई भी पर्सन जो कि होल्ड करता है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर द स्टेट, वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट, कोई भी एनरोलमेंट या फिर कोई भी ऑफिस किसी भी तरीके का किसी भी फॉर्म का अंडर एनी अदर फॉरेन ऑफिस यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसके बाद जो आखिरी पॉइंट यहाँ पे हमें देखना है वो ये है कि आपका बाला राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हेल्ड करा गया था यहाँ पर कि जो क्या नेशनल अवार्ड्स होते हैं ना, जैसे कि पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, बाकी चीजें हो गई, वो अमाउंट नहीं करेंगी एज अ टाइटल विद इन आर्टिकल 18। जैसे मान लीजिए अब जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया हमारे, उनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वो हमारे भारत रत्न है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक टाइटल है, वो बेसिकली आपका आर्टिकल 51 जो है उसके अंदर जो दिया हुआ है कि हमें एकेडमिक या फिर एक्सीलेंस की जो हमारे परस्यूट्स होते हैं उसके लिए, जैसे मान लो हमें किसी को सम्मानित करना है तो वो उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं काउंट आउट होगा। ये चीज यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस चीज से इन्फर करते हैं। और बेसिकली उसके बाद बोला गया कि जो आपके नेशनल अवार्ड्स होते हैं ना, उनको आप एज अ सफिक्स या फिर प्रीफिक्स यूज करना शुरू कर दो। मतलब जैसे इन जनरल तो हम लोग बोलते हैं कि भारत रत्न सौरभ, जैसे भारत रत्न, जैसे कि इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लेकिन सचिन तेंदुलकर अपने असली नाम में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं बोल सकते। उनको अगर आपको वैसे सम्मान रिस्पेक्ट बोलना है वो आप कर सकते हो, लेकिन इन ऑफिशियल कैपेसिटी वो काम नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर बात करूं तो हम लोग यहाँ पर 18 तक तो यहाँ तक मैंने खत्म कर दिया एकदम बिजली की रफ्तार से। अब इसके अलावा आपकी बात होती है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 35 की, तो वो मैं अगले पार्ट में आपका कवर करूंगा। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाकी आपके पार्ट्स हैं उनको भी मैं वीडियो ला के एक एक करके खत्म यहाँ पे करूंगा। अगर आपको वीडियो सीरीज या फिर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही में अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप के साथ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन रहिए, बिकॉज वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स और क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलते रहते, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इस वीडियो को जो है शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज हम लोग रेगुलरली रोज कोशिश करते हैं वीडियोस डालने की, तो आपका भी काफी बेनिफिट होगा। और यहाँ पर ये जो पूरी प्लेलिस्ट है ना, इसको चाहो तो जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ना उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको क्रैश कोर्स की तरह ये बेसिकली बेनिफिट दे सकता है। तो आप चाहो तो इसको सेव करके अपने पास रख लो और फिर जब एग्जाम आए तो उस टाइम पे उसको रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को यूज आप कर सकते हो। आई होप आपको मजा आया। आपको अगर जो है जो भी चीजों के लिए आप परस्यू कर रहे हो, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।